गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, ज्योग्राफी में हमारा थर्ड चैप्टर 7th क्लास में हमारी बदलती पृथ्वी स्टार्ट हो चुका है। हमने इसके अंतर्गत हमारी पृथ्वी की गतियां, अंतर्जनित और बहिर्जनित बल पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इसके अंतर्गत हमारे अंतर्जनित बल के अंतर्गत भूकंप और ज्वालामुखी का विस्तार से हमारे द्वारा अध्ययन कर लिया गया है। यहाँ पर हमने भूकंप के अंतर्गत गुजरात राज्य के एक प्रमुख स्थान भुंज पर जो 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था उसका अध्ययन विस्तार से किया है। उदाहरण के बाद इसके अतिरिक्त हमने भूकंप के अंतर्गत भूकंप का मापन किस यंत्र से होता है, भूकंप कितने रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है, कौन सा भूकंप अधिक हानिकारक होता है, भूकंप से बचने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, ऐसी कुछ जानकारी पढ़ने के बाद आज हमारे द्वारा पेज नंबर 15 से आगे का अध्ययन किया जाएगा। ये हमारे बहिर्जनिक बल हैं। बहिर्जनिक बल के अंतर्गत अपरदन और निक्षेपण की क्रियाएं की जाती हैं। अपरदन और निक्षेपण की इन क्रियाओं के अंतर्गत मुख्य योगदान नदी का, हवा या पवनों का, समुद्री तरंगों का और हिमनदों का रहता है। उसी के संदर्भ में हमारे द्वारा यहाँ अध्ययन किया जा रहा है। यहाँ पर आपके बच्चों आप देखोगे मुख्य स्थलाकृतियाँ, यहीं से अपन स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 15 से। अपरदन, अपक्षय और अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा, प्रक्रम मतलब दो क्रियाओं के द्वारा, प्रक्रम का मतलब क्रियाएं होती हैं। अपक्षय और अपरदन नामक दो प्रक्रमों या क्रियाओं द्वारा दृश्य भूमि मतलब जो स्थलाकृतियाँ हमें दिखाई देती हैं आँखों से, दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। विघटित से मतलब है उसमें हमें परिवर्तन या वो टूटती फूटती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। पृथ्वी की सतह जो है जिस पर हम निवास करते हैं, यहाँ पर पाई जाने वाली शैलों के टूटने से ही अपक्षय की क्रिया प्रारंभ होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। अपरदन और निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। बच्चों, ये अपरदन, अपक्षय क्या होता है? शैलों का टूटना अपक्षय कहलाता है। शैलों का टूटना जो होता है वो अपक्षय कहलाता है। फिर ये जो टूटी हुई शैलें होती हैं ये हवा के साथ, पानी के साथ क्या होती है, बह के या हवा के साथ उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है और फलस्वरूप कुछ दूसरे स्थान पर जाकर वो क्या हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है। ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर टूटी हुई, अपक्षय हुई शैलें ले जाने की प्रक्रिया इसे अपरदन कहते हैं और जहाँ जाकर ये टूटी हुई शैलें एकत्र हो जाती हैं उसे निक्षेपण कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रम के माध्यम से होता है। अब ये हमने पढ़ा कि जो अपरदन की क्रिया के अंतर्गत मुख्य रूप से उत्तरदायी होती हैं नदी, पवनें, इन्हीं के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे बेटा। नदी के कार्य, सबसे पहले नदी तो आपको पता ही है, नदी आप अच्छे से जानते हैं, जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, नर्मदा नदी है या चंबल नदी है अपने राजस्थान के अंदर, लूनी नदी है, सतलज नदी है, झेलम है, कितनी सारी भारत के अंदर 12मासी नदियाँ बहती हैं। इन नदियों के कार्य किस प्रकार से करती हैं या मुख्य स्थलाकृतियों में चेंज किस प्रकार से लाती हैं वो पढ़ रहे हैं बच्चों अपन। नदी के जल, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान में अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है
तो ये जलप्रपात का निर्माण करती है। नदी देखो पहाड़ों से बहती हुई आती है। जब नदी के मार्ग में कोई कठोर शैल आ जाती है तो वो टूटती तो है नहीं, और पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो कठोर शैल टूटती नहीं है, तो वो क्या इसका निर्माण करती है? जलप्रपात का निर्माण करती है। देखो यहाँ पर आपके जलप्रपात जो है बना हुआ है, एक चित्र भी आपके दिया हुआ है जिसके अंदर आपके साफ लिखा हुआ है बच्चों, कठोर शैल। ये सारी की सारी कठोर शैल हैं जो कि पानी बहता हुआ आ रहा है। ये कठोर शैलें जब टूट नहीं पाती हैं तो क्या होता है कि पानी इन पर से बहकर नीचे की जो कम कठोर शैलें होती हैं, कम कठोर शैलें होती हैं, उनको काट देती हैं। तो इस तरह का जलप्रपात का निर्माण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर से अपन अपने बच्चों। यहाँ पर जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, पहाड़ों से उतरकर जब नदियाँ मैदानों में प्रवेश करती हैं तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। मतलब जैसे सांप नहीं रेंगता है, उस आकार के अंदर नदी मैदानों में बहने लगती है, और इस तरह के मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण भी शुरू हो जाता है। पहाड़ों से जो शैलों की को साथ लेकर नदी बहती हुई आ रही थी, वो मैदानों में क्या कर देती है? उसको अपर्दित और निक्षेपण करना शुरू कर देती है। और किसके किनारों पर? विसर्पों के किनारों पर। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील का निर्माण करते हैं। जब बाढ़ आती है पानी के अंदर तो वो जो विसर्प होते हैं वो दूर दूर तक पानी को फैला देते हैं। कुछ समय के बाद बाढ़ का पानी तो बहकर चला जाता है, क्योंकि बारिश का मौसम तो चला जाता है। फिर क्या होता है बच्चों कि वहाँ पर वो जो विसर्प बने हुए थे, वहाँ पर कुछ गड्ढे जिनके अंतर्गत फिर से वो अपनी सीमाओं में बहने लगती है नदी मैदानों में, और कुछ खड्डे जो पानी के भरे हुए रह जाते हैं उन्हें हमारे द्वारा लूप नदी से कट जाते हैं। ये एक अलग झील बनाते हैं जिन्हें चाप झील कहा जाता है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर भी बहने लगती है। निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। ये तो बच्चों अभी मैंने बताया था। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण भी हो जाता है। ऐसी मिट्टी और पदार्थों को अवसाद कहा जाता है। इसमें समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। बच्चों यहाँ पर अपन साइड में दिया हुआ क्या आप जानते हैं उसकी भी जानकारी ले लेते हैं। देखो यहाँ पर आपके विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका के कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। अफ्रीका के जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात भी पाया जाता है। जलप्रपात क्या होता है? जब पहाड़ों पर नदियाँ बहती हुई नीचे की मैदानों की तरफ आ रही होती हैं तो रास्ते में जब कठोर शैलें पड़ जाती हैं तो जो कम कठोर शैलें होती हैं वो तो कट जाती हैं नदी के मार्ग में, और ऊपर से पानी तेज़ी से कठोर शैलों पर पड़ता है। तो यह स्थिति जलप्रपात की बनाती है। छोटे बड़े कई प्रकार के जलप्रपात वर्ल्ड में पाए जाते हैं, और ऐसे में सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, और उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ये सारे जलप्रपात जो हैं ये वर्ल्ड फेम जलप्रपातों की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर आप देखेंगे ये नदी से संबंधित ही आपके जानकारियाँ दी हुई है। यहाँ पर बच्चों एक चित्र भी बना हुआ है। आप उस चित्र को ध्यान से देखोगे तो मुख्य नदी जो बहती हुई है वो अनेक शाखाओं में विभक्त हो गई है। इन शाखाओं को किसका नाम दिया जाता है? वितरिका का नाम दिया जाता है। जैसे गंगा की सहायक नदियाँ होती हैं, अलग अलग जगहों से बहती हैं और फिर मेन गंगा नदी में मिल जाती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? वितरिकाएँ कहलाती हैं। ये डेल्टा से पहले जो होती है ना स्थिति, उसके अंतर्गत ये सम्मिलित होती हैं।
इनको वितरिका भी कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण किया जाता है। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढें जो डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी जो है हमारे देश में बहने वाली, वो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। मतलब हमारे बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है, तो इसे सुंदरवन डेल्टा का नाम दिया जाता है। बच्चों, आज के लिए हमारे इतना ही पढ़ेंगे हम। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत हम समुद्री तरंगों के कार्य का अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे समुद्री तरंग और हिमनद के कार्य, पवन के कार्य, इन तीनों का अध्ययन करके। थैंक यू बेटा।